हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है मैनेजर के लिए। ये कैटेगरी 2 के अंडर में आने वाला एग्ज़ाम है और इसका फेज 2 मीन्स मतलब मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। कब? कौन सा? मेंस का। और ये जो एग्ज़ाम है कब कंडक्ट करवाया गया है? तो 29 जनवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। कब? 29 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। और इसमें आप लोगों के जो जेके का सेक्शन है उसमें 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे मुझे मिल गए हैं। सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि एफसीआई एजी 3 का जो मेंस है वो किस लेवल का आने वाला है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। और जो मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हर एक सब्जेक्ट की 1000 के वन लाइनर हम लोग कर रहे हैं। उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों की हमारी प्रिपरेशन एफसीआई एजी 3 मेंस के लिए किस डायरेक्शन में चल रही है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या पूछा गया है, रीजनिंग में और मैथ में। तो कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है जो आप लोगों का कल एफसीआई की ओर से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मेंस का एग्जाम है और ये मैनेजर की पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें जो जेके के 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इस जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या क्या था। इसमें आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज पूछी गई थी 25 मार्क्स की। उसके बाद आप लोगों की जो पूछी गई थी नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग भी इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथ आप लोगों के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और जो आप लोग का जीएस वाला सेक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है जिससे सिलेक्शन आप लोगों का होने वाला है वो जीएस सेक्शन है। तो जीएस इसमें आप लोगों की 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के वो 10th लेवल का लिख रखा था। उसी तरीके से उन्होंने 10th लेवल का पूछा भी है, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल का पूछ लिया हो। तो 10th लेवल जो मेंशन कर रखा था उसी लेवल का पूछा गया। करंट अफेयर और कंप्यूटर अवेयरनेस जो जो मेंशन है उसी तरीके से पूछी गई है। और यहाँ पर आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग थी और जो आप लोग का जीके वाला सेक्शन है उसमें जो टाइमिंग थी वो हाफ एन आवर थी। टोटल आप लोगों के 120 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स के थे और टाइमिंग आप लोगों की 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे में आप लोगों को ये करने होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, अब हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों का एफसीआई एजी 3 का है ना, एफसीआई एजी 3 और इसका जो मेंस का है उसका पैटर्न है आप लोगों का। ये मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रखी है कि आप लोगों को कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। मेंस की एक महीने में आप लोगों को किस सब्जेक्ट को कहाँ से किस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, वीडियो कहाँ से मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस स्ट्रेटेजी का लिंक आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेन्स वाले। तो इसमें आप लोगों का सेम पैटर्न ही रहा। इंग्लिश आप लोगों के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, सेक्शनल टाइमिंग भी है। और उसके बाद जो आप लोगों का जीएस वाला सेक्शन है उसी तरीके से जो आप लोगों का मैनेजर वाला है। तो इसलिए आप लोगों को जो आइडिया मिलेगा ना वो एकदम एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा क्योंकि हर चीज़ सेम है, सिलेबस सेम है और नेगेटिव मार्किंग भी है। कभी आप लोग सोचो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी है और कितनी है 1/4 की है, मेंस में भी है और प्री में भी थी। तो हम लोग देख लेते हैं अब जो हमारा सेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो एंग्लो मराठा वार हुई थी उसके बाद जो ट्रिटी साइन हुई थी तो उस ट्रिटी के बारे में पूछा गया था। वो ट्रिटी कौन सी थी? तो उसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ सालबाई। और ये कब साइन की गई थी? तो 1782 में साइन की गई थी। और किस किस के बीच में साइन की गई थी? तो जो मराठा हुआ करते थे एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रिटी साइन हुई थी आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो ट्रिटी एग्जिस्टेंस में आई थी उसी ट्रिटी को बोलते हैं ट्रिटी ऑफ सालबाई। ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ उसमें भी करवाया है, मैंने आप लोगों को ट्रिटी वाला क्वेश्चन करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिंद स्वराज। जो आप लोगों की जो हिंद स्वराज बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हिंद स्वराज बुक है ये हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग इनकी अदर बुक्स देख लेते हैं जो आप लोग का एफसीआई एजी 3 का मेंस का एग्जाम है उसमें पूछी जाएगी। एक बार और बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों के लिए प्री में महात्मा गांधी के ऊपर एक वीडियो ली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है गांधी जी के ऊपर, उससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। प्री में भी और मेंस में भी 10 से 12 मिनट की वो वीडियो है, आप लोग उसको जरूर देख कर जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों की सारी बुक कवर कर रखी है। तो द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी? ये भी हमारे महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी है। जो उसके बाद नेक्स्ट आता है हिंद स्वराज, ये भी किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये भी किसकी है? महात्मा गांधी जी की थी। उसके बाद आते हैं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, तो ये भी किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। एक याद रखना, नवजीवन,
नवजीवन, तो नवजीवन और हरिजन ये भी किसके हैं, ये भी हमारे महात्मा गांधी जी के हैं, नवजीवन एंड हरिजन ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और हिंद स्वराज, इंडिया माई ड्रीम, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है हमारे गांधी जी की। अब मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, 1869 में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और इनकी जो वाइफ है उनका नाम भी पूछा जाता है पुतली बाई, किसका, पुतली बाई, इनकी वाइफ का नाम है पुतली बाई, ये भी याद रख सकते हो। और माँ का नाम, इनकी माँ का नाम ये मुझे कंफर्म करना है कि पुतली बाई इनकी माँ का नाम है कि इनकी वाइफ का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये साउथ अफ्रीका कही गई, तो 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद वहीं पर ये 1906 में अपना पहली बार क्या स्टार्ट करते हैं, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह भी पूछा जाता है कि पहली बार कहाँ पर और किसने स्टार्ट किया था, 1906 में किया था। और आप लोगों को याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन पड़ता है पीरट्समारिट्सबर्ग, तो पीरट्समारिट्सबर्ग स्टेशन से इनको फर्स्ट क्लास बोगी से बाहर फेंका गया था। उस स्टेशन का आप लोगों को नाम भी याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रख सकते हो कि जो फिनिक्स फार्म्स है, जो एक फिनिक्स फार्म्स था, उसकी फाउंडेशन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में की गई थी, फिनिक्स फार्म्स की स्थापना। और उसके बाद याद रख सकते हो कि कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, तो 1901 का सेशन था, जिसकी प्रेसिडेंसी दिनेश वाचा ने की थी। उसके बाद ये पूछा जाता है कि गांधी जी इंडिया कब लौटे थे, तो 9 जनवरी, या डेट भी याद रखना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे थे। और इनको किसने रिसीव किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको रिसीव किया था, जिनको इनका पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं महात्मा गांधी जी का, ये फैक्ट याद रखोगे। उसके बाद इनकी डेथ कब होती है, तो 1948 में दिल्ली के बिड़ला हाउस में, जहाँ पर ये परेड कर रहे थे, भाई नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। और 30 जनवरी को काम होता है, तो इसलिए 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जानते हैं 1917 वाला, 1918 वाला चंपारण बिहार में है, वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने इनको राजकुमार शुक्ल ने इनको इन्वाइट किया था। वहाँ के जो लोकल फार्मर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे। फिर अहमदाबाद मिल वाली स्ट्राइक, ये सारे मैंने आप लोगों को गांधी जी के जो मूवमेंट वगैरह करवाए थे उसमें सारी की सारी कवर करवा रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग, जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम पूछा था आप लोगों से, हंटर कमेटी थी। तो जो हम हिस्ट्री के 1000 की सीरीज कर रहे हैं उसमें आप लोगों को ये सारे कवर करवा दिए जाएंगे, आप बस उसको देखते रहिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा था कि शाहजहाँ का ओरिजिनल नेम क्या था, तो इनको खुर्रम बोलते थे, शाहजहाँ का ओरिजिनल नेम क्या था, खुर्रम था। बाकी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो औरंगजेब थे, जिन्होंने कब से कब तक 1658 से लेकर के 1707 तक रूल किया है, इनका अदर नेम क्या था, तो इनको बोलते आलमगीर। क्या बोलते, आलमगीर। ये आप लोग याद रखिएगा, आलमगीर किसका नाम है, इनको क्या बोलते हैं, जिंदा पीर भी बोलते हैं। क्या, जिंदा पीर भी किसका नाम है, ये भी औरंगजेब का ही नाम है। बीबी का मकबरा इनकी वाइफ का मकबरा है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और बाकी इन्होंने म्यूजिक पे बैन लगाया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये इतने फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। औरंगजेब की जो सेना थी ना, उसमें हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा थे, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो हिंदू सेनापति थे वो भी सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद आप लोगों से पूछा वाइसराय इन 1858, तो 1858 में वाइसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैनिंग के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये इंडिया के फर्स्ट वाइसराय थे। इंडिया के पहले वाइसराय पूछा जाए तो कौन थे, ये कैनिंग थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहाँ हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। जो मैंने बैटल की वीडियो करवा रखी है वो एक आप लोगों के लिए एक पेनिसिया है, उससे बाहर आप लोगों की कोई भी बैटल नहीं आएगी। 10 से 12 मिनट में आप लोगों की सारी बैटल रिवाइज करवा रखी है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख कर जाना। मेन्स के जो कैंडिडेट है, तो हम लोग देख लेते हैं सेकंड बैटल। तो ये लड़ी गई थी, सेकंड है ना, तो इसकी ट्रिक होती है कि सेकंड है तो लास्ट में सेकंड ही आएगा। तो ये कब लड़ी गई थी, 1192 में लड़ी गई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान था ना, इसको डिफीट कर दिया गया था गोरी के द्वारा। एक्चुअली होता क्या था, जो उससे पहले हुआ क्या, 1192 से पहले क्या हुआ करता था, जब भी जो मोहम्मद गोरी अटैक करता था पृथ्वीराज चौहान पर, तो ये इसको हरा देता था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी, मदर थी, वो इतनी दयालु थी, तो मतलब काइंड थी, उनके कहने पर ये इसको हर बार माफ़ कर दिया कर देता मोहम्मद गोरी को कि जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि ये जो मोहम्मद गोरी है ना, ये किसी से मिल जाता है, ये एक रूलर होता है, लोकल रूलर जयचंदा। ये जयचंदा ये क्यों मिल जाता है, क्योंकि जो जयचंदा की जो डॉटर होती है, संयोगिता शायद उसका नाम होता है, तो उसका और इसका पृथ्वीराज चौहान का एक लव होता है, लव अफेयर होता है। तो उसी को मतलब क्रिटिसाइज, उसको अलग करने के लिए, मीन्स उसका ही एक तरीके से रिवेंज लेने के लिए क्या करता है, जो जयचंदा है ना, ये किसके साथ मिल जाता है, गोरी के साथ मिल जाता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मतलब ये क्या करता है, उसी वजह से गोरी जो है ना, सेकंड बैटल में किसको हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। कौन, मोहम्मद गोरी।
तो भैया आप लोगों से पूछा है सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी किसको हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसका हारने का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जयचंदा इसके साथ मिल जाता है, तभी तो बोलते हैं जयचंदा एक ट्रेटर मतलब देशद्रोही वगैरह थे, तो कौन थे वो जयचंदा ही थे। उसके बाद याद रखना कि पहली बैटल कब हुई थी, तो 1191 में हुई थी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आप लोगों का 1 है, तो फर्स्ट में 1 आ जाएगा, सेकंड में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ईयर आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी दोनों लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही और मोहम्मद गोरी के बीच में, लेकिन पहली पृथ्वीराज चौहान जीतता है, दूसरी मोहम्मद गोरी जीतता है। क्यों जीतता है, क्योंकि जयचंद उसके साथ मिल जाता है। तो मैंने दूसरी बता दी। उसके बाद आप लोगों से अब थर्ड बैटल पूछी जा सकती है मेंस में, क्योंकि ये दोनों बैटल आप लोगों की प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है, तो मेंस में आप लोगों से पूछ सकता है कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन किस ईयर में हुई थी। तो आप लोग याद रखना ये 1215 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, तो इल्तुतमिश के बीच में एंड यल्दौज के बीच में हुई थी, और इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया था। इल्तुतमिश के बारे में आप लोग बोलोगे इनको एक्चुअल फाउंडर, क्या एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की बेटी थी, कौन थी, जिसने 1236 से लेकर के 40 तक रूल किया, वो इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान, जिसको रजिया बोलते हैं, वो इल्तुतमिश की बेटी थी और एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं इल्तुतमिश के बारे में। उसके बाद एक बैटल और आती है, बैटल ऑफ चंदावर। ये जो बैटल ऑफ चंदावर होती है, फिर क्या करता है, ये जो गोरी था ना जो जीता था सेकंड बैटल में, अब ये फिर उसको हरा देता है जिसने इसका साथ दिया था सेकंड बैटल में, जयचंदा। तो जयचंदा को हरा देता है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये चंदावर कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आप लोगों का आगरा के निकट पड़ता है, यूपी में चंदावर। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये बैटल कब लड़ी गई थी, तो ये उसी के आसपास लड़ी गई थी। 1192 में आप लोगों की सेकंड बैटल लड़ी गई थी, तो उसके 2 साल बाद ही जयचंदा वाली बैटल लड़ी गई थी 1194 में। यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 आ रहा है चंदा, तो इस तरीके से आप लोग एक रिलेट भी कर सकते हैं। जयचंदा वाली 94 में लड़ी गई थी, एक फीलिंग भी आती है 94 वाली। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज बाय, तो किस ग्लैंड के द्वारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाता है, तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आप लोगों की पी शेप की होती है, पी शेप की होती है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या, मास्टर ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा है मिडनाइट सन ऑब्जर्व इन। अगर आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन सा सही है, तब आप लोगों का आंसर ऑल हो जाएगा। जितने भी स्टेटमेंट उसमें दे रखे थे कि ड्यूरिंग दिस टाइम द सन इज विजिबल थ्रू आउट द डे एंड इवन एट नाइट, तो दोनों टाइम दिखाई देता है। दिस अकर ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ, ये होता क्यों है, टिल्ट ऑफ अर्थ की वजह से होता है। अगर आप लोगों से ये पूछा गया हो कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको बोलते हैं, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा नॉर्वे। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप लोगों से ये पूछा गया हो कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको बोला जाता है, तो नॉर्वे को बोला जाता है। आप लोग मुझे कंफर्म कर देना कि सर ये वाला पूछा गया था कि ये वाला पूछा गया था। नॉर्वे के बारे में आप लोग को याद रखना है कि इसकी आप लोगों से कैपिटल पूछी जा सकती है, तो क्या होती है, ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल होती है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप लोगों के नोबेल प्राइज़ होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर दिए जाते हैं, उनमें से एक अवार्ड होता है पीस वाला। जो पीस वाला अवार्ड होता है ना, पीस की कैटेगरी में दिया जाता है, तो वही अवार्ड कहाँ पर दिया जाता है, वो ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर, ओस्लो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था यूएनएससी के बारे में, तो यूएनएससी के बारे में पूछा गया था कि यूएनएससी में मतलब नॉन परमानेंट जो मेंबर है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी आप लोगों का स्टेटमेंट दे रखा था कि कौन कौन से कंट्री यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर में इलेक्टेड हुई है, तो जो भी कंट्री थी वो सारी की सारी थी। कौन कौन सी कंट्री थी आप लोगों को थोड़ी देर में मिलेगा, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो कितनी मेंबर होते हैं इसमें, 15 मेंबर होते हैं। 5 इसमें आप लोगों के परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 इसमें आप लोगों के नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और जिनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नॉन परमानेंट मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 2 साल का होता है, ये तो परमानेंट ही है। फिर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि P5 बोलते हैं, जिनको परमानेंट मेंबर बोलते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूएसए होता है, उसके बाद आप लोग का यूके होता है, उसके बाद आप लोग का फ्रांस होता है, उसके बाद आप लोग का रशिया होता है, एशिया से आप लोगों का चाइना होता है। तो ये आप लोग के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इनके पास क्या होती है, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है, अगर किसी भी डिसीजन को रोकना है तो वो अगर ये वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं तो वो डिसीजन क्या होता है, वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है किसमें, यूएनएससी में, क्योंकि वहाँ पर जो किसकी आप लोग की इन 5 की कंकरेंसी यानी कि इन 5 का जो कंसेंट है वो लेना जरूरी है किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था ओरीविली सिटी ऑफ डाउन कहाँ पर है, आप लोगों की तमिलनाडु में पड़ती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट कौन सा है। अगर आप लोगों से पूछा गया कि लॉन्गेस्ट स्टेट कौन सा है कोस्ट लाइन के मामले में, तो आप लोग का गुजरात हो जाएगा। सेकंड लॉन्गेस्ट पूछा गया हो या फिर साउथ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट पूछा गया तो आप लोगों का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर यूटी पूछा गया तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसका आंसर करना था। उसके बाद पूछा गया था आप लोगों से कि मॉनेटरी यूनिट वैलिडेटरी रिमूवल क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का डीमोनेटाइजेशन।
उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो डेथ कवर होता है वो कितनी एज तक होता है, ये होता है आप लोगों का 55 ईयर तक होता है डेथ कवर। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था नॉन इंडियन मेडिकल सिस्टम क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का एलोपैथी नहीं होता है, जो एलोपैथी नहीं होता ये नॉन इंडियन मेडिकल है। और इंडियन मेडिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आयुर्वेदा होता है, सिद्धा होता है, यूनानी होता है, होम्योपैथी होता है, योगा होता है, नेचुरोपैथी होता है, ये हमारे क्या होते हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम होते हैं। इसमें से जो आप लोगों का होम्योपैथी है ये हमारे इसके जो फाउंडर आप लोगों से पूछा जाता तो कौन थे, हनीमैन इसके फाउंडर थे। और ये कहाँ से आया था, ये आप लोगों का जर्मनी से आया था। कौन सा जर्मनी से क्या आया था आप लोगों का, होम्योपैथी आया था। जर्मनी के आप लोगों को चांसलर पूछे जा सकते हैं कि जर्मनी के चांसलर कौन है, तो कौन है इस समय, ओलाफ शोल्स जर्मनी के चांसलर है। इससे पहले जर्मनी के चांसलर कौन हुआ करती थी, तो एंजेला मर्कल हुआ करती थी। और जर्मनी के बारे में एक फैक्ट आप लोग ये याद रख सकते हो, जर्मनी में एक जगह पड़ती है रूर, तो जर्मनी में एक जगह पड़ती है रूर, तो रूर किस लिए फेमस है, ये यहाँ पर किसके लिए, कोल के लिए फेमस है जर्मनी में रूर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि पीएम केयर फंड कब लॉन्च किया गया था, तो ये 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो ये आप लोगों का डो CS एक्स होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आप लोगों को कंप्यूटर की एक मैराथन प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले, आप लोगों को उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मैं एक एनालिसिस करूंगा कि कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं किस किस टाइप के पूछे गए हैं, उसी के बेस पर आप लोगों को वीडियो मिलेगी। आप लोग कमेंट करके बता देना आप लोग कंप्यूटर की वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो। उसके बाद एक आप लोगों का शॉर्टकट की से पूछा गया था टू क्विकली जंप टू द फर्स्ट सेल इन द वर्कशीट, तो आप लोगों की उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+होम। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि करंट को किससे मेजर किया जाता है, तो एमीटर से मेजर किया जाता है। वोल्ट को पूछा जाए तो वोल्टमीटर हो जाएगा, वोल्ट किससे मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर से। अगर आप लोगों से पूछा जाए करंट किससे डिटेक्ट किया जाता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा है इन फोटोसिंथेसिस शुगर इज फर्दर कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था इन श्रम योगी मानधन योजना मिनिमम पेंशन स्कीम कितनी मिलती है, तो 3000 की मिलती है। इन NPS नेशनल पेंशन स्कीम इफ़ यू इनरोल एट 65 ईयर देन लॉक इन पीरियड कितना होता है, तब आप लोग का लॉक इन पीरियड 5 ईयर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद आप लोगों से पूछा था नेल पॉलिश रिमूवल जो केमिकल होता है उसका नाम पूछा था, ये होता है एसीटोन, मोस्ट इंपोर्टेंट है एसीटोन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये RRR मूवी को दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक जो होते हैं जिस जगह रहते हैं उसका नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं विहार, क्या बोलते हैं, विहार। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था जो कृष्णा रिवर है जो कहाँ से निकलती है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर। तो इस पर डैम पूछा था कौन सा डैम है, तो जो भी आप लोगों का ऑप्शन था उसमें सारे के सारे डैम दे रखे थे वो कृष्णा रिवर पर ही है। तो कौन कौन से डैम है, तो एक होता है अलमाटी डैम, तो ये भी कृष्णा रिवर पर है। इसकी ट्रिक होती है मिट्टी में हमारे कृष्ण भगवान जी खेलते थे, तो मिट्टी में अलमाटी मिट्टी और कौन से कृष्ण भगवान जी, तो ये हो जाएगा अलमाटी डैम। फिर नारायणापुर डैम, उसके बाद भीमा डैम, जौरुला डैम और श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम, ये सारे के सारे डैम किस पर हैं, ये आप लोगों के कृष्णा रिवर पर है जो महाबलेश्वर से निकलती है। व्हाट शुड बी डन वाइल द सेविंग फाइल इन MS वर्ल्ड, तो ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, फिर मैं आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूँ। गोल्डन ग्लोब मैं ऊपर बता चुका हूँ, RRR मूवी को दिया गया है। pH ऑफ वाटर पूछा गया था कि pH ऑफ वाटर कितना होता है, तो ये आप लोग का न्यूट्रल होता है, 7th होता है pH ऑफ वाटर। मैं जल्दी आप लोगों को pH पर भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के pH कितने होते हैं। उसके बाद आता है ब्रोकन बोन, हड्डी टूट जाने पर तो जो डिटेक्ट की जाती है किससे डिटेक्ट करते हैं, एक्सरे से डिटेक्ट करते हैं, हर कोई जानता है, देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाए हैं। उसके बाद जो थायराइड हार्मोन होता है उसके लिए जो इसेंशियल मिनरल होता है वो क्या होता है, तो ये आप लोगों का आयोडीन होता है। इंडिया की रैंक पूछी गई थी कि इंडिया की रैंक कितनी है किसमें, ऑटो मार्केट में, तो कितनी 3rd रैंक है, इंडिया इज नाउ इन 3rd लार्जेस्ट कार मार्केटिंग इन द वर्ल्ड इन 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम कौन सी है, तो ये पोषण होती है, न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम होती है। इसकी आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि पोषण की फुल फॉर्म क्या होती है। और जो आप लोग का पोषण मंथ है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सितंबर, तो सितंबर को बोला जाता है पोषण मंथ। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या किसको बोलते हैं, तो रेयन को बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को साइंस की जो 1000 की सीरीज करवाऊंगा उसमें सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, हर एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा हाई स्टडी चैनल को। ग्रेप कल्टीवेशन क्या कहलाता है, तो विटिकल्चर कहलाता है। अब हम लोग मैं आप लोगों को सारे कल्चर रिवाइज करवा देता हूँ। एग्रीकल्चर आप लोगों का फार्मिंग से रिलेटेड होता है, एपीकल्चर आप लोगों का मधुमक्खी वाला होता है, और एक्वाकल्चर आप लोगों का एक्वेटिक एनिमल वाला होता है। अर्बोरिकल्चर आप लोगों का ऑर्नामेंटल ट्रीज जो होते हैं ना उनके लिए होता है अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एविकल्चर, ये बर्ड्स वाला होता है एविकल्चर। उसके बाद आता है आप लोग का फ्लोरिकल्चर,
फ्लोरिकल्चर किसका होता है, ये आप लोगों का फ्लावर्स का होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हॉर्टिकल्चर, तो जो आप लोगों का गार्डनिंग जो होता है, गार्डनिंग उससे संबंधित होता है आप लोगों का हॉर्टिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मैरीकल्चर, ये आप लोगों का फिश वाले से रिलेटेड होता है मैरीकल्चर। और मोनोकल्चर, मोनोकल्चर क्या होता है आप लोगों का, कल्टीवेशन ऑफ द ओनली सॉर्ट ऑफ क्रॉप, ओनली सॉर्ट ऑफ ओरिजिन ग्रीको मोनो अलोन और सिंगल, ये आप लोगों का सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ क्रॉप के लिए होता है मोनोकल्चर, मोनो मैंने सिंगल ही होता है। पर्माकल्चर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, उसी को बोलते हैं पर्माकल्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेरिकल्चर मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि सेरिकल्चर क्या होता है, ये आप लोग का सिल्क वाला होता है। और सिल्वीकल्चर आप लोगों का ट्री वाला होता है। सिल्वीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिल्वीकल्चर कंफ्यूज मत हो जाना, सेरिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर आप लोगों का ट्री वाला होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वर्मीकल्चर, ये आप लोगों का अर्थवॉर्म्स वाला होता है वर्मीकल्चर। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का विटिकल्चर, जो आप लोगों से पूछा गया था, ये अंगूर्स वाला होता है विटिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच हैज सेट सेल फ्रॉम एन एक्सपीडिशन टू कैप टाउन टू साउथ अफ्रीका फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द 15th एडिशन ऑफ द कैप टू रियो रेस 2023। जो कैप से लेकर के रियो तक की जो रेस हुई है 2023 तक 50वें नंबर की, तो इसमें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो आईएनएस तारिणी, आईएनएस तारिणी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम अंडर विच, तो ये किसके अंडर में आता है, तो ये केवीआईसी के अंडर में आता है। अब केवीआईसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं मैं आप लोगों को सारे रिवाइज करवा देता हूँ। तो केवीआईसी की फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन होती है। ये कब बना था, जब आप लोगों का सेकंड 5 ईयर प्लान बन रहा था, जिसमें आप लोगों को इंडस्ट्री को क्या दिया गया था, प्रेफरेंस दी गई थी। तो उस समय डेवलप किया गया था सेकंड में। और कब बना था, 1956 में ये बना था। अगर आप लोगों से पूछा जाए एलआईसी कब बना था, तब भी आप लोगों का 1956 हो जाएगा। एलआईसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तब भी आप लोगों का आंसर मुंबई हो जाएगा। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेड कौन है, मनोज कुमार है। और मिनिस्ट्री कौन सी इसकी, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि एमएसएमई। और एमएसएमई करंट में मिनिस्टर कौन है, तो नारायण राणे। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर एलआईसी मैंने बता दिया 1956 मुंबई, और एमआर कुमार एलआईसी के हेड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ बायोटिक। तो बायोटिक का पार्ट कौन नहीं है, तो सिल्वर बायोटिक का पार्ट नहीं होती है। बायोटिक और एबायोटिक आप लोगों से प्री में भी पूछा गया है, बायोटिक क्या होते हैं और एबायोटिक क्या होते हैं। अब से AG3 मेंस में भी पूछा जाएगा। ये मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट वाला एक आध वीडियो बना दूंगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली, उसमें बता दूंगा। तो बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जब भी कोई इकोसिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बायोटिक होती है, एक नॉन बायोटिक होती है। बायोटिक होती है जो लाइव वाली होती है, और नॉन बायोटिक होती है जो नॉन लाइव वाली होती है। बायोटिक आर द लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग होती है वो बायोटिक में आ जाएगी, जैसे कि आप लोग हो जाए प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए एंड बैक्टीरिया। वाइल द एबायोटिक क्या होती है, जो नॉन लिविंग होती है, जैसे आप लोग का वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, ये आप लोगों के नॉन बायोटिक में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था WPI किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। जो WPI होता है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, होल सेल प्राइस इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आप लोगों से मेंस में यह पूछा जाएगा कि इसका बेस ईयर क्या है, तो इसका बेस ईयर भी आप लोग याद रखना, 2011 से लेकर के 2012 इसका बेस ईयर होता है। अब WPI से क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के FCI AG3 मेंस में बन सकते हैं, सारे के सारे हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये किस काम में आता है, तो इट मेजर द चेंजेज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड ट्रेड इन द बल्क। होलसेल का मतलब होता है बल्क, तो जो भी आप लोगों के गुड्स हैं वो बल्क में सोल्ड किए जाते हैं, तो उनका जो प्राइस में चेंजेज आता है ना, तो उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसके बाद आता है इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज द इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। महंगाई यूज होती है, लेकिन इंडिया में हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। क्या प्रेफर करते हैं वो भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा। इसका क्रिटिसिज्म इसलिए ही होता है क्योंकि जो हमारी जनरल पब्लिक है वो बल्क में तो चीज़ें खरीदती नहीं है, तो इसलिए हम इसको महंगाई को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसका बेस ईयर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, WPI का बेस ईयर कितना होता है, 2011-12 होता है। उसके बाद एक टर्म आता है आप लोगों का CPI, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होता है CPI। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कौन रिलीज करता है, तो ये मेजर करता है चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिटेल बायर। जो हम लोग जनरली बाई करते हैं तो उनके पर्सपेक्टिव से जो आप लोगों के प्राइस में चेंजेस होते हैं उसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो CPI यूज़ किया जाता है। CPI कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विस सच एज फूड्स मटेरियल। जो आप लोगों के जनरली हम लोग बाई करते हैं तो उनकी जो प्राइस है उनको उसमें चेंजेस आने के लिए क्या यूज़ करते हैं, CPI यूज़ करते हैं। CPI है द सर्वल सब ग्रुप ऑफ इंक्लूडिंग, ये इसमें आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि CPI कितने प्रकार का होता है, तो CPI आप लोगों का 4 टाइप्स का होता है। इंडस्ट्री वर्कर के लिए अलग,
एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए अलग, रूरल लेबर्स के लिए अलग, और जो आप लोग के रूरल और अर्बन वाले होते हैं इनके लिए अलग होता है। बाकी ये पूछा जा सकता है किसको लेबर ऑफ, या आप लोग की कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो WPI है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। ये मिनिस्ट्री भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद लेबर ब्यूरो इन, ये तो डिपार्टमेंट है। उसके बाद आप लोगों से इसका बेस ईयर पूछा जा सकता है। इसका बेस ईयर 2012 होता है, और ये किस लिए याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि जो आप लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, जो आप लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वाज CPI डेटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो RBI के द्वारा बनाई जाती है, 6 मेंबर होते हैं, तो वो किसको यूज़ करती है, वो CPI को यूज़ करती है अपना इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 6%, मतलब 2 + - के 4 रहता है ना, कि 4 + 2 - के रहता है, 4 या 6% के लिमिट में रहना चाहिए। इन्फ्लेशन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी कौन कहती है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहती है। देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर से पूछा गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, तो ये बिट होती है। उसके बाद आप लोगों से पूछा, ये हम लोग ऊपर कर चुके हैं कि 65 ईयर के बाद लॉक इन पीरियड कितना होता है, ये आप लोगों का कितना होता है, 5 ईयर होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, तो ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+F12 होती है। शॉर्टकट की मैं आप लोगों को जल्दी करवा दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर हमें कंप्यूटर भी कवर करवा दीजिएगा FCI AG3 मेंस से पहले। वो बिल्ट द खालसा टेम्पल इन एलोरा, जो आप लोगों का कैलाश टेम्पल है एलोरा में, ये किसके द्वारा बिल्ट किया गया था, तो ये बिल्ट किया गया था, टेम्पल वाज बिल्ट बाय द कृष्णा प्रथम। ये आप लोगों से पूछा होगा किस डायनेस्टी, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम और, तो ये क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। और विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो पंचतंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचतंत्र बुक इज रिटन बाय द विष्णु शर्मा। जो मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री की बुक्स पर वीडियो ली थी उससे ये क्वेश्चन आया है। उससे बाहर आप लोगों की कोई भी बुक्स नहीं बनती है, बैटल वाली देख लीजिएगा, हिस्ट्री की और बुक्स वाली जरूर देख कर जाइएगा। द 3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मीट द PLI स्कीम टारगेट ऑफ द, को तो कौन सी आप लोगों की कंपनी थी, तो आप लोगों की फोक्सकॉन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है फोक्सकॉन थी। उसके बाद पूछा गया इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द, ये आप लोगों का दंडकारण्य सिचुएटेड, तो ये किस पार्ट में, तो इंडिया के ईस्ट में सिचुएटेड है। आप लोगों से ये पूछा था कि मतलब कौन से स्टेट में नहीं पड़ता है, तो दंडकारण्य कहाँ का, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश। ये दंडकारण्य प्लेटू बोलते हैं। इसमें जो ऑप्शन था आप लोगों का महाराष्ट्र अगर हुआ, कर्नाटक हुआ, तो यहाँ पर ये नहीं था, कौन सा, दंडकारण्य रीजन। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था न्यू नॉन परमानेंट मेंबर, ये क्वेश्चन वापस से आ चुका है, तो इसी वजह से आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप लोगों के, एक तो RRR वाला और ये वाला ऊपर आ चुके हैं। तो इसमें आप लोग का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि कौन कौन सी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। तो आप लोग की इक्वाडोर होगी, जापान होगी, माल्टा होगी, मोजाम्बिक होगी, स्विट्जरलैंड गोट द फॉर्मल वेलकम इनटू द UNSC ऑन ट्यूसडे। ये आप लोगों की नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बनी है 2022 से। ये आप लोगों का इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 2023 से लेकर के 2024 तक रहने वाला है, कौन, नॉन परमानेंट मेंबर। ये इसीलिए पूछा गया था क्योंकि इनका जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप लोगों के JK के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दिए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए हैं, और आप लोगों को ये भी बता दिया कि जो हमारी FCI AG3 मेंस की क्लासेस चल रही है 1000 की सीरीज, आप लोग उसको फॉलो करिए। उससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों की जो कंप्लीट एनालिसिस कर रहा हूँ उसी के बेस पर वो सीरीज करवाऊंगा। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट कर दीजिएगा हाई स्टडी चैनल को, और चैनल को बिलीव लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैथ का लेवल। बता देता हूँ आप लोगों का मैथ का लेवल हार्ड पूछा गया है। टॉपिक आप लोगों के सेम वही टॉपिक रहे जो प्री में रहे थे, लेकिन थोड़ा सा लेवल इन्होंने कैलकुलेशन टाइप हार्ड बना दिया था मैथ वाला लेवल। तो मैथ का लेवल हार्ड रहेगा। आप लोग बोल सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा कि कलर्स मेंस लेवल का मानकर चलिए। उसके बाद आप लोग की रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग आप लोगों की इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है, कलर मेंस लेवल की देखने को मिली है। क्या क्या टॉपिक्स मिले, इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम मिला आप लोगों को, इनइक्वालिटी देखने को मिला है। उसके बाद जो आप लोगों के स्टेटमेंट एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले हैं, और 2 पजल आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का रिव्यू था। इजी टू मॉडरेट है, एकदम एक्सट्रीम हार्ड नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट है, डूएबल है अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये आप लोग का रीजनिंग का रिव्यू था। उसके बाद आप लोग का जो मैथ इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में आप लोगों की इजी टू मॉडरेट आई है, ये आप लोगों की थोड़ी सी इजी रही है। तो सबसे टफ आप लोगों की मैथ रही है, उसके बाद रीजनिंग रही है, उसके बाद इंग्लिश आप लोगों की इजी रही है। तो ये इंग्लिश का था। और बाकी जो प्रिपरेशन आप लोग मेंस लेवल की कर चलिए कलर वाली, तो उससे आप लोग इजीली कर पाएंगे। डूएबल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी आएगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए हाई स्टडी चैनल को, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से कंटेंट मिलती रहेंगी। और मैथ में आप लोगों को बता देता हूँ, एक कैलकुलेट DI भी पूछी गई थी। कैलकुलेट DI पूछी गई थी, नॉर्मल DI भी थी। नॉर्मल DI और कैलकुलेट DI
बाकी जो हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं वही पूछे गए थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आप लोगों की कैलकुलेशन थी और हार्ड था। तो ये आप लोग एक कैसलेट दिया ही है ना, ये करके जाना मेंस के लिए। तो ये हम लोग कंप्लीट रिव्यू दे चुका हूँ आप लोगों को। आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, हाई स्टडी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, बाद में फ्री में भी दिया जाएगा। कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को जो अब नेक्स्ट PDF आया करेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को इंग्लिश में ही, लेकिन हिंदी में सारा कंटेंट मिल जाया करेगा। तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इधर उधर भागने की। बस जो आप लोगों का हाई स्टडी नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप लोग सर्च में सीधा हाई स्टडी लिखना, @हाई स्टडी, और इसके बाद HS और जोड़ देना, तो ये सर्च कर लेना और आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। सारा कंटेंट फ्री में दिया जाएगा। कंप्यूटर मैंने प्रोवाइड करवा रखा है और प्रोवाइड करवा दूंगा जब मैं क्लास लूँगा। तो किसी भी कंटेंट को आप लोगों को कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है, सब आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा और वैल्यूएबल कंटेंट रहेगा। इसका फ़ायदा आप लोगों को मेंस में देखने को मिलेगा। तो बस यही आज की इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मैं आप लोगों को 1000 हिस्ट्री वाली सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।